क्या हाल है दोस्तों, आपका स्वागत है चैनल काइजन पे। मैं हूं डॉक्टर क्षितिज गुगलानी। एंड दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं ब्लैक फंगस के बारे में। ये एक्चुअल में है क्या भला, और ये म्यूकोरमाइकोसिस क्या है, और ये इसका साइंस एंड सिम्टम्स क्या होते हैं, कैसे फैलता है, क्या ट्रीटमेंट है इसका, कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, और किन में ये ज्यादा पाया जा रहा है, और इंडिया में एकदम से कैसे फैल गया इतना ज्यादा, और एम्फोटेरिसिन बी की इतनी कमी क्यों हो रही है भाई। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि म्यूकोरमाइकोसिस जो है दोस्तों वो एक ग्रुप ऑफ फंगाई है, ग्रुप ऑफ फंगस है जो लाइफ थ्रेटनिंग इन्फेक्शंस करता है। यानी कि अगर वो इन्फेक्शन कर रहा है तो वो माइल्ड या मॉडरेट नहीं होगा, वो सीधा लाइफ थ्रेटनिंग इन्फेक्शन करेगा, जिंदगी को डेंजर में डालने वाले। उसका डेथ रेट जो है 25 से 50% देखा गया है। यानी कि अगर 100 पेशेंट्स को हो रहा है उसमें से 25 से 50 लोगों की डेथ हो ही जाती है। और इसको हम जाइगोमाइसीट्स भी कहते हैं। और ये कुछ ऐसा दिखता है, ये स्पोरेंजियम है इसका, और इसकी स्टॉक होती है, और बहुत ही ज़्यादा इन्वेसिव है। दिखने में बस ऐसा पता नहीं डंडी सा दिखता है, बट है बहुत इन्वेसिव। और ये मोस्टली करता है आंखों का, नाक का और ब्रेन का इन्फेक्शन। तो ये किन लोगों में ज़्यादा देखा जाता है? जो हाई रिस्क फैक्टर्स हैं वो है कि डायबिटिक पेशेंट्स, जो कोरोना वायरस के भी पेशेंट्स हैं, उनमें सबसे ज़्यादा देखा जा रहा है। जो रिकवर कर रहे हैं, जिनको ट्रीटमेंट के तौर पे स्टेरॉइड और ह्यूमिडिफाइड ऑक्सीजन दिया जा रहा है, उनमें काफ़ी ज़्यादा देखा जा रहा है। ये उनका शुगर क्या होता है वो कंट्रोल में नहीं रहता, वो शूट अप करता रहता है बार बार। म्यूकोरमाइकोसिस को सर्वाइव करने के लिए और इन्वेसिव करने के लिए और बहुत ज़्यादा डिजीज स्प्रेड करने के लिए क्या चाहिए? 3 चीज़ें चाहिए। एक चाहिए उसको कि शुगर ज़्यादा हो पेशेंट का, जो हो जाएगा डायबिटीज़ में, हाइपरग्लाइसीमिया में, अनकंट्रोलेबल डायबिटीज़ में। दूसरा चाहिए उसको कि बंदे की इम्यूनिटी लो हो, स्टेरॉइड एब्यूज करने से बिना डॉक्टर को कंसल्ट किए जो स्टेरॉइड लिए जा रहे हैं और अपने खुद के डॉक्टर बने हुए हैं, उनमें भी हो जाएगा। और तीसरा है कि आयरन ज़्यादा हो पेशेंट में। अगर वो आयरन ज़्यादा होता है तो उससे वो विरुलेंस और उसकी क्षमता टिश्यू को पकड़ने की वो बढ़ जाती है। तो इसीलिए जो ब्लड ट्रांसफ्यूजन के पेशेंट हैं, जैसे थैलासीमिया के पेशेंट हैं जिनको बार बार ट्रांसफ्यूजन चाहिए होता है, और जो किडनी डिजीज़ के पेशेंट हैं, एंड स्टेज किडनी डिजीज डायलिसिस करा रहे हैं, उनमें भी काफ़ी पाया जाता है। और कैंसर पेशेंट्स में जो कीमोथेरेपी ले रहे हैं, जिनकी ऑलरेडी इम्यूनिटी सप्रेस्ड है, उनमें भी काफ़ी ज़्यादा म्यूकोरमाइकोसिस का रिस्क बढ़ जाता है। और डायबिटिक एसिडोसिस भी हो गया अगर डायबिटिक कीटोएसिडोसिस के पेशेंट्स में भी ये ज़्यादा देखा जा रहा है। तो दोस्तों अब हम देख लेते हैं कि इसके सिम्टम्स क्या होते हैं और ये फैलता कैसे है। जो हेल्दी लोग हैं उनको नहीं होगा इतनी ईजिली, बट जिनकी इम्यूनिटी कम है उनमें जाते ही ये बैक जाएगा। सबसे पहले ये नोज से जाता है, नोज से साइनसेस में जाता है। वहाँ पर जाके पहले स्टेज में तो ऐसे नॉर्मली दिखता है टिश्यू, कुछ फर्क नहीं पता लगता। फिर सेकेंड स्टेज में रेड एरिथीमा होने लग जाता है, कि मतलब वो जो टिश्यू होता है नाक का वो सूजने लग जाता है और लाल लाल हो जाता है, और फिर उसमें खुजली भी ज़्यादा होने लग जाती है। और फिर थर्ड स्टेज में वो उसको नेक्रोसिस कर देता है, उसको ख़त्म कर देता है टिश्यू को, उससे ब्लैक टिश्यू बन जाता है। इसलिए हम ब्लैक फंगस कहते हैं इसको, क्योंकि वो जो अगर आप जीभ को ऊपर लगाए, अपने मुंह की छत पे लगाए ऐसे, तो ये हार्ड पैलेट कहलाता है। इस पे जाके बैठ जाएगा, इस पे नेक्रोसिस कर देगा। नाक के साइनसेस में, जो हमारे यहाँ पे साइनसेस होते हैं, यहाँ पे साइनसेस होते हैं, उनमें जाके बैठ जाएगा, उसका नेक्रोसिस कर देगा और ब्लैक पिगमेंटेशन कर देगा, ब्लैक एशकार कर देगा और डिस्ट्रॉय कर देगा टिश्यूज़ को। और फिर अगर ये ज़्यादा बढ़ गया तो फिर आइज़ में भी जा सकता है। आइज़ के बाद ये ब्रेन में चले जाता है। ब्रेन में चले जाता है तो डिसेमिनेटेड हो जाता है, और उसका जो डिजीज़ होता है वो काफ़ी ज़्यादा फेटल होता है। पर देखा गया है कि ट्रीटमेंट अगर अच्छे से ले, पहले स्टेज से स्टार्ट कर दे, तो फिर बहुत ज़्यादा मैनेजेबल है ये। तो दोस्तों म्यूकोरमाइकोसिस के टाइप्स देख लेते हैं कि क्या डिजीज कॉज कर रहा है म्यूकोरमाइकोसिस पेशेंट्स में। तो सबसे पहला हम देखते हैं कि ये राइनो ऑर्बिटो सेरिब्रल डिजीज, नोज आई ब्रेन डिजीज। तो इसमें ये फैलता है इनहेलेशन से, एनवायरनमेंट से फैल जाता है। जो ससेप्टेबल इंडिविजुअल्स होते हैं, जिनकी इम्यूनिटी लो होती है, और फिर उनमें जाके बहुत ही सिवियर डिजीज करता है। ये मोस्ट कॉमनली डायबिटिक्स में देखा जा रहा है, जिनकी इम्यूनिटी लो है, शुगर हाई है, अनकंट्रोलेबल डायबिटीज और कोविड-19 हो चुका है, स्टेरॉइड थेरेपी ले चुके हैं। तो इसमें जो सिम्टम्स होते हैं वो होते हैं कि हेडेक होना, सिर में दर्द होना, आई पेन होना, फेशियल पेन होना, ब्लरिंग विजन होना, और फोटोफोबिया होना, मतलब कि रोशनी से उनको एलर्जी हो जाती है, मतलब देख नहीं पाते ऐसे तेज रोशनी में। और फिर फाउल स्मेलिंग नेजल डिस्चार्ज या ब्लैक डिस्चार्ज निकलता है नाक से।
और साथ ही साथ उनका अगर सीएनएस स्प्रेड हो जाए तो वो सीजर्स और कोमा में भी जा सकते हैं और लॉस ऑफ विजन भी हो सकता है उनको। तो ये जितना जल्दी पकड़ा जाए, अगर कोई पेशेंट है जिसको डायबिटीज़ है, कोरोना हो चुका है और स्टेरॉइड थेरेपी पे था वो, उसको अगर सिर दर्द भी होता है तो प्लीज़ चेकअप कराने के लिए जाए अपने डॉक्टर के पास। सेकंड दोस्तों, लंग डिजीज़ यानी कि पल्मोनरी डिजीज़ भी म्यूकोरमाइकोसिस कॉज कर रहा है। उसमें क्या होता है कि पेशेंट को सांस लेने में दिक्कत होती है और खांसी बहुत आती है और छाती में दर्द होता है और खांसी के साथ साथ खांसी में ही ब्लड भी निकलता है। उसको हम ब्लड टिंज्ड स्पूटम कहते हैं या फिर हम कहते हैं हिमोप्टिसिस। और फिर दोस्तों एक है क्यूटेनियस डिजीज यानी कि स्किन डिजीज भी म्यूकोरमाइकोसिस कॉज कर रहा है। उसमें क्या होता है कि जब वो कोई पेशेंट है जो सॉइल से बहुत कांटेक्ट में है, जैसे सफाई कर्मचारी होते हैं, तो उनमें भी फैल सकता है और वो स्किन में जाके ब्लैक ब्लैक लीजन्स बना सकता है, नेक्रोसिस कर सकता है। उसको हम कहेंगे क्यूटेनियस डिजीज और इसमें सर्जरी करके निकाल दिया जाता है वो जो अफेक्टेड टिश्यू होता है और लाइपोसोमल एम्फोटेरिसिन बी के इंजेक्शन दिए जाते हैं। तो फिर है स्टमक डिजीज भी कॉज करता है म्यूकोरमाइकोसिस, जिसमें वॉमिटिंग, उल्टी आना, स्टमक पेन होना और बच्चों में देखा जाता है ज़्यादा से ज़्यादा। वो जो छोटे छोटे बेबीज़ नहीं होते, 7 दिन से कम के बेबीज़, 1 महीने से कम के बेबीज़, उनमें देखा जाता है। और फिर दोस्तों एक डिसेमिनेटेड डिजीज़ करता है जिसका डेथ रेट 90% होता है। मतलब अगर 100 पेशेंट्स को डिसेमिनेटेड डिजीज़ होए ना, मैं तो कहता हूँ, तो उसमें से 90 जो पेशेंट्स हैं उनकी डेथ हो जाएगी। तो काफ़ी सिवियर होता है डिसेमिनेशन अगर हो जाए म्यूकोरमाइकोसिस का। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। दोस्तों अब देख लेते हैं कि इसका ट्रीटमेंट क्या चल रहा है। पहला तो चल रहा है कि इसमें लाइपोसोमल एम्फोटेरिसिन बी इंजेक्शन दिए जा रहे हैं। ओवर 50 ईयर्स ऑफ क्लिनिकल एक्सपीरियंस है, उसमें हम देखते हैं कि एम्फोटेरिसिन बी डीऑक्सीकोलेट, ये एक पहले एम्फोटेरिसिन बी था, वो भी यूज होता था इंजेक्शन के तौर पे, बट अब ये लाइपोसोमल एम्फोटेरिसिन बी इंजेक्शन आ गए हैं जो नेफ्रोटॉक्सिक किडनी को कम डैमेज करते हैं और अगर ब्रेन का इन्फेक्शन है तो उसको अच्छे से ट्रीट कर पाता है ये लाइपोसोमल एम्फोटेरिसिन बी इंजेक्शन। उसके साथ साथ में जिनको शुगर बढ़ा हुआ है, जिनको एसिडोसिस है, डायबिटिक पेशेंट्स को, उनको इंसुलिन और सोडा बाइकार की ड्रिप लगा के भी ठीक किया जा रहा है, क्योंकि एसिडोसिस अगर हम ट्रीट कर देंगे तो फिर जो फंगस है उसका इन्वेजन कम हो जाएगा और उसका टिश्यू पे पकड़ कम हो जाएगी और उसको लाइपोसोमल एम्फोटेरिसिन बी से अच्छे से मार सकेंगे। और जितना अर्ली ट्रीटमेंट हो सके उतना जल्दी शुरू किया जाता है, क्योंकि दोस्तों ऐसे डिजीज में हमको वेट नहीं करनी चाहिए कि क्या चलो ठीक हो जाएगा, सिर दर्द ही तो है, आंख में दर्द हो रहा है, थोड़ा बहुत सिर दर्द ही होगा, ऐसा नहीं है। अर्ली से अर्ली ट्रीटमेंट स्टार्ट हो जाए ताकि इसका, क्योंकि अगर हम बाद में इसको पकड़ते हैं तो बहुत मुश्किल हो जाता है, बट अगर अर्ली ट्रीटमेंट हो जाए तो सबसे अच्छी बात है। तो इसकी प्रिवेंशन देख लेते हैं दोस्तों। सबसे पहली बात है कि हमको अपनी इम्यूनिटी स्ट्रांग रखनी पड़ेगी, तो एक्सरसाइज और डाइट अच्छी रखो। जो डायबिटिक पेशेंट्स है वो शुगर को कंट्रोल में रखो और उनके लिए एक्सरसाइज तो काफी ज्यादा रिकमेंडेड है। पोस्ट कोविड एक्सरसाइज भी बहुत अच्छा रहेगा आपकी इम्यूनिटी और आपकी बॉडी को रिकवर कराने के लिए। और फिर डोंट अब्यूज स्टेरॉइड्स को अब्यूज करना बिल्कुल मना है, क्योंकि अगर आप बिना कंसल्ट किए अपने डॉक्टर से स्टेरॉइड्स ले रहे हो कि हर जगह फैल गया यूट्यूब पे, हाँ भैया इंस्टाग्राम पे कि स्टेरॉइड्स लाइफ सेविंग है, लेते रहो, तो यार बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि उनका साइड इफेक्ट्स भी बहुत ज़्यादा होते हैं। और उनको स्टार्ट करना होता है टेपर करके और लो भी करना होता है टेपर करके। मतलब कि जो अगर हाई डोज पे है वो एकदम से बंद नहीं कर देते, उसको पहले 20% कम करते हैं, फिर और 20% कम करते हैं, फिर 20% करते हैं, फिर 5 स्टेजेस में जाके बंद किया जाता है। तो इसलिए मेक श्योर करिए कि आप बिना डॉक्टर से कंसल्ट लिए अपने डॉक्टर ना बन के खुद से स्टेरॉइड यूज ना करें। और फिर शुगर कंट्रोल करना चाहिए डायबिटिक पेशेंट्स को, इंसुलिन टाइम पे ले, डाइट टाइम पे ले और लाइफस्टाइल चेंजेस अच्छे से रखें। अवॉइड डायरेक्ट सॉइल कॉन्टैक्ट एंड मेंटेन हाइजीन। देखा गया है कि ये कई बारी नंगे पैर सॉइल में चलने से या फिर एक्सेसिव सॉइल का एक्सपोजर होने से भी फैल रहा है, क्योंकि स्किन डिजीज जो है इसका इसी तरह से फैलता है। आईवी कैन्युला से भी फैलता है और रबड़ कैथीटर से भी फैलता है। जो मेडिकल ऑपरेशंस होते हैं उनमें भी कई बारी म्यूकोरमाइकोसिस फैल जाता है। दोस्तों प्रिवेंटिव मेजर्स में नेजल डूश भी अच्छा है। जो सेलाइन वाटर की ना एक स्प्रे आता है, ऑट्रिविन नाम से नेजल डूश स्प्रे आता है, उसको अगर हम दिन में एटलीस्ट एक बार स्प्रे करते हैं, इस नाक से लेते हैं और इस नाक से निकालते हैं, तो जितना भी डस्ट और बैक्टीरिया या पैथोजेंस या फंगस होती है वो एक्यूमुलेट हुई होती है, वो निकल जाती है। तो नेजल डूश विद सेलाइन वाटर इज वेरी इफेक्टिव इन दिस प्रिवेंटिंग म्यूकोरमाइकोसिस। लाइपोसोमल एम्फोटेरिसिन बी इंजेक्शन उसकी काफी एक्यूट शॉर्टेज है। ये इसलिए क्योंकि म्यूकोरमाइकोसिस इंडिया में इतना नहीं पाया जाता था और इसका कभी ऐसे अंदाजा भी नहीं था कि एकदम से इतना फैल जाएगा और इतनी डिमांड बढ़ जाएगी। तो इसके लिए बहुत कम हमारे पास सप्लाई है इंडिया में और बहुत ज़्यादा डिमांड है। तो धीरे धीरे जब अडेप्ट करेगी इंडिया तो फिर प्रोडक्शन बढ़ेगी या इंपोर्ट बढ़ेगा, तो फिर उससे ये शॉर्टेज कम हो जाएगी।
बट आशा करता हूँ कि आपके किसी करीबी को अगर म्यूकोरमाइकोसिस है तो वो फुल रिकवर कर जाएं और उनको कोई भी सिवियर परेशानी ना होए। तो यही थी दोस्तों आज की वीडियो। अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक कर दो, शेयर कर दो किसी के साथ जिसको इससे फायदा हो। एंड रिमेंबर, ऑल द वर्ल्ड स्ट्रेंथ एंड पावर इज विद इन यू। यू कैन अचीव एनीथिंग यू वांट इन दिस बिग वर्ल्ड। दिस इज आवर डिजाइन। नमस्ते। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।